जय हिंद। आज हम केस स्टडी बताने जा रहे हैं मेनिया के ऊपर। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखना इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी अगर हम केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन या एनसीपी बनाते हैं तो उसी तरह आज हम मेनिया पर देख रहे हैं। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन डाटा में जैसे पेशेंट का नाम मिस्टर मुकेश है, एज 23 ईयर का है, वो सेक्स मेल है, फादर तो नहीं है तो स्पाउस सुधा लिखे हैं, एड्रेस जो जहाँ का एड्रेस है वो लिख सकते हैं आप, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, फार्मर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन और इन्फॉर्मेंट जो भी इन्फॉर्मेंट किया है और इन्फॉर्मेशन। तो ये उसके बाद प्रेजेंटिंग चीफ कंप्लेंट, जो चीफ कंप्लेंट है जैसे कि अनेबल टू स्लीप, सोने में दिक्कत हो रहा है, हेलुसिनेशन हो रहा है, अनेबल टू डू एनी वर्क और हाइपर एक्टिविटी इज ऑल्सो सीन। क्या पेशेंट में हाइपर एक्टिविटी देखने को मिला है? किसमें? मिस्टर मुकेश जो पेशेंट है उसमें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। अब प्रेजेंट इलनेस का क्या है देखिए, ड्यूरेशन जैसे कि लास्ट 2 ईयर से चल रहा है ऐसा, मोड ऑफ वन सेट, इंसिडेंस और कोर्स जो है कंटिन्यूअस व इंटेंसिटी जो फ्लक्चुएस कर रहा है और प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर नो। तो ये सारा कुछ मेंशन करना होता है। ट्रीटमेंट हिस्ट्री में जैसे कि ड्रग वगैरह दे रहे हैं तो हाँ दे रहे हैं तो उस ड्रग का नाम मेंशन कर देंगे, डोजेज वगैरह। फिर ईसीटी हुआ है तो नो। फिर साइकोथेरापी वगैरह जो किया गया है, फैमिली थेरापी वगैरह, रिहेबिलिटेशन वगैरह किया गया है तो ठीक लिखिएगा, फिर नहीं तो नन लिख दीजिएगा। पास्ट साइकेट्रिक एंड मेडिकल हिस्ट्री। अब पास्ट साइकेट्रिक और मेडिकल हिस्ट्री में जैसे नंबर ऑफ प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन, माने कि पहले कितने दिन जो हॉस्पिटलाइजेशन था, 4 मंथ था, कंप्लीट ऑफ इनकम्प्लीट रिमीशन जो भी था वो सारा कुछ मेंशन करना है पहले वाले हॉस्पिटल का। उसके बाद उसके फैमिली हिस्ट्री लेंगे। फैमिली हिस्ट्री इसलिए लेंगे कि फैमिली में तो कोई ऐसा पेशेंट तो नहीं है, तो ये फैमिली है किसका? मिस्टर मुकेश का। ये पूरा फैमिली है, उसमें सारा क्या है? हेल्दी है, लेकिन मिस्टर मुकेश जो है अनहेल्दी है। देन उसी का फैमिली ट्री है या फैमिली पेडिग्री आप बोले। देन पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री किसका? पेशेंट का पूरा पर्सनल हिस्ट्री, जैसे एंटीनेटल पीरियड, प्रीनेटल पीरियड, इंट्रानेटल पीरियड, बर्थ क्राई, बर्थ डिफेक्ट, पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन, चाइल्डहुड हिस्ट्री। तो ये सारा कुछ मेंशन करेंगे किसका? मिस्टर मुकेश जो पेशेंट है उसका। देन तो सब कुछ मेंशन करने के बाद उसका एजुकेशनल हिस्ट्री वगैरह भी जो है वो भी पूरा मेंशन करेंगे। देन प्ले हिस्ट्री, कौन गेम खेलता है। देन इमोशनल प्रॉब्लम ड्यूरिंग एडोलेसेंस, तो नहीं इमोशनल प्रॉब्लम नहीं था जो एडोलेसेंस एज में। फिर प्यूबर्टी वगैरह, जो प्यूबर्टी है जैसे एज एट अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक 14 ईयर्स, एंजाइटी रिलेटेड टू प्यूबर्टी चार्ज, तो ये प्यूबर्टी का है। देन ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री तो नो इसमें आ जाएगा। ऑक्यूपेशन हिस्ट्री, जो भी ऑक्यूपेशन है, स्टार्टिंग और सेक्सुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री किसका? जो मेंशन करेंगे पेशेंट का। फिर प्रीमोर्बिडिटी, पर्सनालिटी वगैरह मेंशन करते हैं। फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, वो हिस्ट्री टेकिंग था, अब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में जनरल एविडेंस वगैरह चेक करेंगे किसका? मिस्टर मुकेश का। जैसे अपीयरेंस कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, लेवल ऑफ ग्रूमिंग कैसा है, लेवल ऑफ क्लीनिंग, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मोड ऑफ एंट्री, बिहेवियर, कोऑपरेशन, तो ये सारा कुछ मेंशन करते हैं एक पेशेंट का। फिर आई कांटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, फिर साइकोमोटर एक्टिविटी वगैरह, फिर अदर मूवमेंट, फिर कन्वर्जन एंड डिसोसिएटिव, फिर हेलुसिनेशन बिहेवियर, तो ये सारा कुछ मेंशन करते। फिर स्पीच वगैरह देखेंगे कि इनिशिएशन में कैसा है, जब आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं उसे कैसा रिप्लाई दे रहा है, टोन कैसा है, रिलीवेंस कैसा है और सैंपल ऑफ स्पीच कैसा है। फिर मूड एंड अफेक्ट, ऑब्जेक्टिव वगैरह जो भी आप पूछ रहे हैं, सब्जेक्टिव मूड कैसा है, रिटेन लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है वो। फिर थॉट, किस तरह का थॉट क्रिएट कर रहा है। देन उसके बाद परसेप्शन भी मेंशन करते हैं। फिर कोग्निटिव फंक्शन वगैरह कैसा है, कॉन्शियसनेस है या अनकॉन्शियसनेस है। फिर ओरिएंटेशन वगैरह चेक करते हैं, मतलब कि ओरिएंटेशन में जैसे कि पूछते हैं व्हाट टाइम इज़ टुडे, तो बताएगा टाइम तो सही। फिर उसके बाद व्हाट प्लेस इट
जो भी प्लेस है कहाँ है वो प्लेस के बारे में सही से जान पा रहा है कि नहीं, अटेंशन, कंसंट्रेशन और मेमोरी, ये सारा कुछ चेक करते हैं पेशेंट का। फिर जजमेंट भी चेक करते हैं। जजमेंट में पर्सनल जजमेंट आ जाता है, सोशल जजमेंट और टेस्ट जजमेंट आ जाता है। फिर उसके बाद इंटेलिजेंस और एब्स्ट्रैक्शन चेक करते हैं। फिर उसके बाद इंसाइट चेक करते हैं, जैसे कि क्वेश्चनिंग करते हैं, व्हाट ब्रिंग यू हेयर टुडे, तो पेशेंट बोलेगा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। व्हाट सिम्स टू बी द प्रॉब्लम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, तो यही सब सारा कुछ मेंशन करते हैं। फिर बुक पिक्चर ऑफ डिजीज कंडीशन। अब डिजीज कंडीशन के बारे में देखते हैं, जैसे कि मेनिया इज अ मूड डिसऑर्डर। क्या है मेनिया? एक मूड डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज बाय अ डिस्टर्बेंस ऑफ मूड बाय अ फुल पार्शियल क्या मैनिक और डिप्रेशन सिंड्रोम विच इज नॉट ड्यू टू एनी अदर फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर। तो डिफिनीशन ऑफ मेनिया क्या? मेनिया इज अ स्टेट ऑफ सिंड्रोम, एक सिंड्रोम है इन विच सेंट्रल फीचर आर ओवर एक्टिविटी, मूड चेंजेज एंड सेल इम्पोर्टेंट आइडियाज, यानी इसमें मूड चेंजेज हो जाता है। देन इंसिडेंस, किसका इंसिडेंस? तो मेनिया का इंसिडेंस। द लाइफ टाइम रिस्क ऑफ मैनिक एपिसोड इज अबाउट 0.8 to 1%. दिस डिसऑर्डर ऑकर इन एपिसोड टेस्टिंग यूजुअली 3 to 4 months फॉलोड बाय कंप्लीट रिकवरी भी हो जाता है ये। फिर उसके बाद इटियोलॉजी लिखते हैं, जैसे कि बुक पिक्चर। फिर पेशेंट पिक्चर में लिखते हैं, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर एंड स्ट्रक्चरल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये आप यहाँ लिख दीजिएगा, न्यूरो, ये भी लिख सकते, प्रेजेंट भी लिख सकते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर एंड स्ट्रक्चरल हाइपोथेसिस भी लिख सकते हैं। जेनेटिक कंडीशन है कि नहीं है, फिर साइको डायनेमिक थ्योरीज वगैरह है तो लिख देंगे। फिर साइकोपैथोलॉजी, जो साइकोपैथोलॉजी है वो लिखते हैं, यानी पैथोफिजियोलॉजी वही हुआ। एमएसएन में हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं और इसमें साइकोपैथोलॉजी हम पढ़ते हैं। फिर क्लिनिकल पिक्चर में क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वगैरह है, कैसा उसका मूड है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज कैसा है, फिर क्लैंग एसोसिएशन कैसा है, फिर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर कैसा है, एब्सेंट इनसाइट कैसा है, तो वो मेंशन करते हैं। फिर डायग्नोसिस भी सेम उसी तरह लिखते हैं, जैसे कि यंग मेनिया रेटिंग स्केल, फिर ICD-10 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, फिर साइन एंड सिम्टम्स वगैरह। फिर ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट में बुक पिक्चर में क्या क्या दे रहे हैं पेशेंट को वो मेंशन करना इम्पोर्टेंट होता है। फिर डायग्नोसिस आ जाता है, क्योंकि केस प्रेजेंटेशन हो या केस स्टडी या एनसीपी, सब में डायग्नोसिस बनाया जाता है। अब देखिए, हाई रिस्क फॉर इंजुरी रिलेटेड टू हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिव बिहेवियर एविडेंस बाय लैक ऑफ कंट्रोल ओवर पोटेंशियली इंजुरीज मूवमेंट। फिर दूसरा है हाई रिस्क फॉर वायलेंस सेल्फ डायरेक्टेड एट अदर रिलेटेड मैनिक एक्साइटमेंट डिल्यूजन थिंकिंग एंड गुड हेलुसिनेशन। फिर डिक्रीज सेल्फ स्टीम रिलेटेड टू इम्पेयर्ड सेल्फ एक्सप्रेशन। फिर अल्टर न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू रिफ्यूजल एज एविडेंस बाय वेट लॉस। फिर इम्पेयर्ड सोशल इंटरवेंशन, यानी टोटल 6 है ये नर्सिंग डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस में मैंने ये ब्लैंक छोड़ा है, आप उस पेशेंट का लिख कर बता सकते हैं। फिर ये सब्जेक्टिव डाटा में जो पेशेंट बोलेगा वो आपको मेंशन करना है कि पेशेंट क्या बोल रहा है, लेकिन पेशेंट उस कंडीशन में ज़्यादा कुछ बता नहीं पाता, इसलिए उसको रिलेटिव से भी हेल्प लेना पड़ता है कभी कभी, इसलिए सब्जेक्टिव डाटा मेंशन नहीं किए। ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जर्विंग द पेशेंट वायलेंस बिहेवियर, पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, वायलेंस था। देन हाई रिस्क फॉर इंजुरी रिलेटेड टू हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिव बिहेवियर एज एविडेंस बाय लैक ऑफ कंट्रोल ओवर पोटेंशियली इंजुरीज बिहेवियर। फिर गोल सेट करेंगे, यानी कि ये पूरा एज इट इज किसके तरह होता है, नर्सिंग प्रोसेस के तरह ही होता है। देन रिड्यूस द चांस ऑफ हाई रिस्क ऑफ इंजुरी, क्या करना है, जो भी हाई रिस्क है इंजुरी का उसके चांस को रिड्यूस करना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग में क्या करेंगे, टू असिस्ट द पेशेंट कंडीशन, क्या पेशेंट की कंडीशन को असिस्ट करते हैं। फिर टू प्रोवाइड मैनिपुलेशन टू रिमूव शार्प ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द पेशेंट, जो भी शार्प वगैरह है ऑब्जेक्ट है उसको दूर रखेंगे। कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, वो भी लिख सकते हैं। एडमिनिस्टर क्या एंटी एंजाइटी ड्रग्स वगैरह देते हैं, किसके एज, जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेगा तब तक अपने मन से आप कोई मेडिसिन नहीं दे सकते हैं जो मेनिया पेशेंट है उसको। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन होता है, जैसे कि
जो असिस्ट हुआ है कि डन कर दिया गया है, फिर मैनिपुलेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड, फिर रिमूव्ड शार्प ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द पेशेंट, फिर एडमिनिस्टर्ड एंजाइटी ड्रग्स। जो भी चीज़ हम प्लान कर रहे थे उसको हम अप्लाई कर चुके हैं इम्प्लीमेंटेशन में। फिर आफ्टर गिविंग नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन सम एक्सटेंट ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ हाई रिस्क इंजुरी, कुछ हद तक उसका इंजुरी क्या हुआ है, कम हुआ है, हाइपर एक्टिविटी कम हुआ है। तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस था पहला। अब सेकेंड डायग्नोसिस में जैसे कि डिक्रीज सेल्फ एस्टीम रिलेटेड टू इम्पेयर्ड सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि सेल्फ एस्टीम क्या है उसका डिक्रीज कर गया है सेल्फ एक्सप्रेशन के कारण। देन इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम ऑफ पेशेंट, पेशेंट के सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करेंगे। फिर असेस पेशेंट कंडीशन टू टीच सेल्फ केयर टेक्निक्स टू टीच डिसीजन मेकिंग। उसके बाद असिस्ट पेशेंट कंडीशन, सेल्फ केयर टेक्निक्स आर टॉट, फिर डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूव ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड सम व्हाट एक्सटेंट। ये सेकेंड डायग्नोसिस है। अब ये थर्ड डायग्नोसिस है इम्पेयर्ड सोशल इंटरवेंशन रिलेटेड टू इको क्या है, ईगोसेंट्रिक एंड नार्सिसिस्टिक बिहेवियर एज एविडेंस बाय इनएबिलिटी टू डेवलप स्ट्रेटिफाइड रिलेशनशिप विद अदर। तो ये आप लोग खुद बना सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर सारा एनसीपी, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, हेल्थ एजुकेशन, लेसन प्लान सब मिलेगा। आप लोग सब्सक्राइब इसलिए बोल रहा हूँ कि कर लीजिए। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन जो लास्ट फॉर्मेट होता है किसका, जो केस स्टडी का है, ये हेल्थ एजुकेशन है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।